नमस्कार, मैं अविनाश चाटे, लीडरशिप कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है द आर्ट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कारगर ऐसी स्किल होती है। हर लीडर चाहता है कि डेलीगेशन की स्किल सीखे, वो आर्ट, वो साइंस को समझे, ताकि अपने कंपनी में वो आगे बढ़ सके। दोस्तों, लीडरशिप के रोल में अगर आप एक स्टार्टअप ओनर है, वर्किंग प्रोफेशनल है, टीम लीडर है, या किसी भी लीडरशिप के पद पर है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा डेलीगेशन एक ऐसी स्किल होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही कारगर होती है। तो आज के वीडियो में पूरी ब्लूप्रिंट आपको दे दूंगा स्टार्ट से एंड तक कि डेलीगेशन का महत्व क्या होता है, डेलीगेशन नहीं करने से क्या नुकसान होता है, डेलीगेशन को कैसे करें, अलग अलग फ्रेमवर्क्स आपको दे दूंगा ताकि आप ये वीडियो ख़त्म होने तक डेलीगेशन में मास्टरी हासिल कर सकें। तो दोस्तों, डेलीगेशन सबसे पहले समझते हैं कि डेलीगेशन होता क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, एज अ लीडर, एज अ टीम लीडर, एज अ बिजनेसमैन, किसी भी लीडरशिप के पद पर जब आप होते हैं ना, तो एक सिनारो काफ़ी कॉमन होता है। आप लगे हुए हो, आप काम कर रहे हो, 12-12, 16-16 घंटे आप काम कर रहे हो, कॉल पे कॉल चालू है, ईमेल्स आपको आ रहे हैं, ईमेल की लिस्ट फुल है, टास्क आप जितना भी करते हो और टास्क आपको दिखाई देते हैं। बेसिकली एस्पिरेशंस अंदर से इतने हैं, आग इतनी है, और उसका रिजल्ट ये हो जाता है कि आप काम करते 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 बर्नआउट हो जाते हो, स्ट्रेस्ड हो जाते हो, लेकिन काम खत्म नहीं होता। वहीं पर आपकी जो टीम है, आपके अंडर जो काम करती है, वो वहाँ पर रिलैक्स चिल बैठी है कि सर से मुझे कोई इंस्ट्रक्शन आ जाए तो मैं काम शुरू कर देता हूँ। वहाँ पर वो चिल बैठी है, अपना कोई नॉर्मल सा काम कर रही है, और वो टीम बेसिकली वेट कर रही है कि आप कब उनको इंस्ट्रक्शन दें। तो बेसिकली ये जो डेलीगेशन का डायलेमा होता है ना, ये इसी तरीके से होता है कि आप बहुत बिजी है एज ए लीडर, लेकिन आपकी टीम ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरीके से सिचुएशन में अटके हो, फंसे हो, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में 90% लीडर्स को डेलीगेशन नहीं आता है, डेलीगेशन में फंसते हैं, अटकते हैं। दैट इज़ द रीज़न एक लेवल पर आने के बाद स्टैग्नेंट हो जाते हैं, ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, और क्या होता है ना कि लीडरशिप में जब आप काम करते हो, खुद ब खुद सब कुछ कर रहे हो ना, तो अंदर से एक फीलिंग आने लगती है कि काश मैं खुद को कॉपी पेस्ट करके मेरे क्लोन्स बना सकता था, काश मैं जैसा हूँ और 2-4 अविनाश चाटे बना सकता था। माय डियर फ्रेंड्स, साइंस में अभी तक ऐसी कोई इन्वेंशन नहीं है जहाँ पे आपको क्लोन किया जा सकता है। आपको अगर क्लोन करना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, शायद साइंस जब इसके ऊपर काम करेगी तब क्लोनिंग वगैरह पॉसिबल है, लेकिन तब तक आपको सीखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। आपको डेलीगेशन सीखना ही सीखना पड़ेगा, क्लोन नहीं कर सकते। आपके अंदर जो लोग हैं उनको काम देना, उनसे काम करवा के लेना, यही एक साइंस है, यही एक कला है। आप कितना भागोगे? आज आप काम करते हो, मन में अलग अलग विचार है कि मैं इसको काम दे दूंगा, वो ठीक से नहीं करेगा, इसको दे दूंगा गलत कर देगा, पिछले बार भी दिया था तो ठीक नहीं किया था, और ये चक्कर में आप सुपरमैन बनने की कोशिश करते हो, सुपर हीरो बनने की कोशिश करते हो, और समाज में इस तरीके से बिहेव करते हो कि आई एम द वन मैन आर्मी, आई एम द वन मैन शो। स्केलेबल नहीं बन पाओगे। स्केलेबल अगर बनना है तो डेलीगेशन की कला है, डेलीगेशन आपको सीखना ही सीखना है। डेलीगेशन बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि डेलीगेशन ज़रूरी क्यों है, डेलीगेशन क्या होता है और डेलीगेशन ज़रूरी क्यों है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपको समझना है कि डेलीगेशन इज द इंटेंशनल ट्रांसफर ऑफ टास्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीम मेंबर्स। बहुत बार आपको लगता है मैं इसको काम दे दूंगा, बर्डन तो नहीं दे रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, इज इंटेंशनल ट्रांसफर ऑफ टास्क। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं इंटेंशनल? ताकि आप उनको देके अथॉरिटी दे रहे हो, उनको आप काम दे रहे हो, और ये इंटेंशनल आप कर रहे हो। एक बात बता दो, टीम में आपके जो टीम मेंबर्स है ना, ऐसा बोलते हैं कि शैतान दिमाग, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। वो खाली पीली बैठे हैं, आप उनको काम नहीं दे पा रहे हो, तो उसी की वजह से ऑफिस में पॉलिटिक्स बढ़ेगा, गॉसिप्स बढ़ेंगे, टेररिज्म बढ़ेगा, और गलत सारी चीज़ें आपके ऑफिस में होने लगेगी। तो आपको समझना है, इंटेंशनली आपको ये करना है, इंटेंशनली सीखना है, डेलिबरेटली आपको सीखना है, लोगों को टास्क देना, अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, इसी को डेलीगेशन कहा जाता है।
दोस्तों इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज लीडर्स टू फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक विजन एंड इनोवेशन। जब आप दूसरों को काम देते हो तभी तो आपके पास समय मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास समय ही नहीं है। 24-24 घंटे खत्म हो रहे हैं, दिन खत्म हो रहा है, महीने खत्म हो रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा आप क्या हो रहा है। हर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आप सोचते हो कि इस बार में मेरा टारगेट ये कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा, लेकिन होता क्या है, अगले 12 महीने आप अटके हो, आप बिजी हो, आपकी फैमिली बोल रही है आप समय तो दो, समय तो निकालो, आपके बच्चे आपका वेट कर रहे हैं। वहीं पे आपके टीम मेंबर जो आपके अंडर है, जिनको आप पे करते हो, वो तो रिलैक्स बैठे हैं, वो ना तो ग्रो हो रहे हैं, शैतानी दिमाग उनका होते जा रहा है। द प्रॉब्लम इज डेलीगेशन। तो डेलीगेशन जब आप करते हो, ये लीडर्स को अलाउ करता है फोकस करने में कि स्ट्रैटेजिक विजन में मैं कैसे काम कर सकता हूँ, स्ट्रैटेजिक विजन और इनोवेशन करने में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट काम है आपके कंपनी में, उस पर आप फोकस कर पाओगे अगर आप डेलीगेशन कर पाओगे। दोस्तों लाइडर हु डेलीगेट रिड्यूस स्ट्रेस एंड बर्नआउट बाय शेयरिंग वर्कलोड्स। जब आप लीडर्स दूसरों को डेलीगेट काम कर सकते हो ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम करोगे, क्योंकि सब कुछ आप ही कर रहे हो ना, तो स्ट्रेस बढ़ेगा, बर्नआउट बढ़ेगा। तो लीडर्स जो दूसरों को काम दे सकते हैं, उनमें ये कला होती है, या मैं कहूँगा उनका रिजल्ट ये होता है कि स्ट्रेस कम हो जाता है, बर्नआउट वो कम हो जाते हैं। डेलीगेशन फोस्टर्स हायर टीम मोरल एंड एंगेजमेंट। टीम का मोरल बूस्टअप हो जाता है। आप उनको काम देते हो, बर्डन नहीं दे रहे हो, आप उनको काम देके एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, वो हाईली एंगेजिंग हो जाते हैं, काम करने लगते हैं और नए नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जिससे टीम का मोरल बढ़ता है, एंगेजमेंट बढ़ता है और वो नई नई चीजें सीख के कॉन्फिडेंट होने लगते हैं। उनको भी लगता है ये कंपनी में कुछ मेरा भी काम है। दोस्तों टीम मेंबर्स लर्न न्यू स्किल, ग्रो प्रोफेशनली। जब आप उनको काम देते हो ना, अपॉर्चुनिटी, नई चीज वो सीख पाते हैं। मान लीजिए अगर किसी कोई प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, किसी को आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, तो वो प्रेजेंटेशन बना बना के सीखेगा कि आजकल प्रेजेंटेशंस के भी बहुत सारे टूल है, एआई के टूल से, जिससे वो भी प्रोफेशनली ग्रो होगा, जिससे उसके भी हॉरिजॉन्स ग्रो होंगे, नई स्किल्स, और वो ग्रो करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेलीगेशन क्रिएट्स एन अचीवर्स टीम वेयर मेंबर्स टेक ओनरशिप। जहां पे डेलीगेशन एक लीडर करता है ना, वहां पे एक ओनरशिप आ जाती है टीम में। वो बोलते हैं यार मैं करता हूं सर, मैं करता हूं, क्योंकि वहां पे टीम का मोरल अप होता है। डेलीगेशन दोस्तों इज अ विन विन सिचुएशन। आई रिपीट, डेलीगेशन इज विन विन। आप बोलोगे विन विन कैसे? आपने किसी को काम डेलीगेट किया तो आप फ्री हो गए, स्ट्रैटेजिक विजन की तरफ, कुछ अच्छे काम की तरफ आप बिजी हो गए। वही आपके टीम मेंबर्स भी जीत गए, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली नए स्किल्स को सीखने की। तो विन विन हुआ कि नहीं हुआ? आपको मिला फ्रीडम, टीम मेंबर को मिली नई अपॉर्चुनिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। और थिंक ऑफ डेलीगेशन लाइक इन्वेस्टिंग। सिंपल सी बात बताता हूँ, डेलीगेशन इज लाइक इन्वेस्टिंग। जैसे आप स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, उसी तरीके से डेलीगेशन आज आप करते हो। आपको लगेगा कि मैं डेलीगेशन करूंगा, गलती करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, मेरे जितना अच्छा नहीं करेंगे। रिलैक्स। आप आज से अगर डेलीगेशन स्टार्ट करोगे, पहले तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको लगेगा टाइम पास हो रहा है, आपको लगेगा ये ठीक नहीं कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स लाइक इन्वेस्टिंग। उसके डिविडेंड्स जो है आपको मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। आपकी टीम कॉन्फिडेंट बनने लगेगी, आपकी टीम आपके बिना काम करने लगेगी, और आपकी टीम का मोरल हमेशा ऊपर ही रहेगा। इतना जरूरी होता है डेलीगेशन। अब दोस्तों समझते हैं कि डेलीगेशन करना मुश्किल क्यों होता है। डेलीगेशन करना ये तो समझ गए, अच्छा है, अपने लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, कंपनी के लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है। बट डेलीगेशन इतना आसान है क्या? डेलीगेशन इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, एंड दैट इज व्हाई डेलीगेशन इज कॉल्ड एज हार्ड थिंग। आप समझते हैं कि ये मुश्किल क्यों है? सबसे पहला होता है आपका फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल। लीडर्स वरी अबाउट मिस्टेक्स रिफ्लेक्टिंग पोरली ऑन देम। वो सोचते हैं कि मैं अगर ये किसी को काम दे दूंगा, वो गलती करेंगे, वो काम अच्छे से नहीं करेंगे, एंड दैट इज द रीजन फियर। मन में फियर है, इसकी वजह से वो डेलीगेशन कर ही नहीं पाते। वो समझ तो पाते हैं कि डेलीगेशन करना अच्छा है, बट वो कर नहीं पाते। द सेकेंड थिंग इज परफेक्शनिज्म। बहुत सारे लोग खुद को लीडर्स मिस्टर परफेक्शनिस्ट समझते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा। भैया उधर ही अटक जाओगे। ग्रो करना है आपको लाइफ में तो समझना पड़ेगा परफेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है। ये तब पॉसिबल है जब सब कुछ सेटल है। यहाँ पे हमारे कैश फ्लो के वांदे हैं, यहाँ पे बाकी सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यहाँ पे परफेक्शनिज्म को छोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू बिलीव दैट, हाँ, ये जो बिलीव है ना कि नो वन कैन डू दिस टास्क, मैं जितना अच्छा करता हूं उससे ज्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता, दैट इज राइट, बट यू हैव टू लीव इट दूसरों के ऊपर। लैक ऑफ ट्रस्ट, हेजिटेंस होते हैं लोग
टीम के एबिलिटीज को ट्रस्ट नहीं कर पाते, या बोलते हैं सर पिछले बार तो दिया था वो ठीक से नहीं कर पाए, इससे अच्छा नहीं देते। एंड दैट इज वाई डेलीगेशन इज सो हार्ड। बहुत बार ये ईगो भी बीच में आ जाता है, ईगो एंड आइडेंटिटी। कुछ लोग ये दूसरों को टास्क देने में वो बोलते हैं कि नहीं ये काम तो मैं ही करूंगा, ये तो सिग्निफिकेंट काम है, मैं इसको दे दूंगा। तो ये सोलो डूअर्स जो होते हैं ना, घातक होते हैं, घातक। एंड देन फियर ऑफ ओवरबर्डनिंग अदर्स। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ गिवर्स होते हैं, लीडर्स जो बेचारे सीधे साधे होते हैं, उनको लगता है मैं यार ये डेलीगेशन कर दूंगा, क्या मेरी टीम के ऊपर मैं बर्डन बढ़ा रहा हूँ। एंड दैट इज द रीज़न वो ये बहुत बार नहीं करते। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, द कॉस्ट ऑफ नॉट डेलीगेटिंग एंड द पे ऑफ्स ऑफ डेलीगेशन। मतलब डेलीगेशन नहीं करने से क्या नुकसान होगा और डेलीगेशन करने के फायदे क्या है। चलिए डीप डाइव करते हैं, वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहला आपका पर्सनल बर्नआउट। ट्राइंग टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ इवेंचुअली लीड्स टू स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। करेक्ट। पर्सनल बर्नआउट मतलब अगर आप डेलीगेशन खुद ब खुद करोगे तो रेडी रहिए पर्सनल बर्नआउट के लिए। स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे, क्योंकि सब कुछ आप ही कर रहे हो। बहुत सुंदर लिखा है, यू कैन डू एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, इसलिए तो आप लीडर हो, लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते। ये आपको दिमाग में ठान के लेना है। अगर ये आप ठान के नहीं लोगे तो खुद ब खुद सब करने लोगे। बॉटल निकिंग द टीम मतलब इफ एवरी डिसीजन और टास्क हैज टू गो थ्रू यू, अगर सारा कुछ आपके थ्रू ही जाने वाला है, छोटी छोटी चीजें अगर आपके थ्रू ही जाने वाली है, यू बिकम अ बॉटल नेक। मतलब आप इतने ऑक्यूपाई हो जाते हो, सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर है। प्रोजेक्ट स्लो डाउन, काम फटाफट नहीं होते, लोग आपका वेट करते हैं, सर बाहर गए हैं, सर टूर पे गए हैं, आने के बाद बताएंगे। क्या जरूरत है इतने अथॉरिटी की, ये बहुत नुकसान देता है आपको। अपॉर्चुनिटीज आर मिस्ड, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आके चले जाते हैं, बोलते हैं सर नहीं है बाद में देखेंगे, रह जाती है वो अपॉर्चुनिटी। एंड देन द टीम फील्स स्टिफल्ड, मतलब ये टीम को मतलब स्टैग्नेंसी फील हो जाती है। और तीसरा पॉइंट वही है हमारा, टीम स्टैग्नेंट फील करने लगती है, स्टैग्नेशन। टीम मेंबर्स नेवर डेवलप न्यू स्किल और कॉन्फिडेंस। टैलेंटेड एम्प्लॉइज मे लीव फॉर लैक ऑफ ग्रोथ और ट्रस्ट, क्योंकि उनको लगता है मेरा काम क्या है यहाँ पे, मैं हूँ लेकिन मुझे कुछ काम नहीं दिया जाता, मुझे कुछ अथॉरिटी नहीं दी जाती। तो अच्छे लोग ये धीरे धीरे लीव करना शुरू हो जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर ग्रोथ नहीं है। नंबर 4 lost strategic opportunity. While you are buried in routine task, you might miss the bigger picture. छोटी छोटी चीजें करने में आप इतने व्यस्त हो कि कंपनी में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज जो आ रहे हैं उनका आपको आता पता ही नहीं है, क्योंकि आप इतने बिजी हैं छोटी छोटी अनवांटेड काम करने में। उसके बाद मल्टीप्लाइंग प्रोडक्टिविटी। डेलीगेशन इज लाइक मल्टीप्लाइंग योरसेल्फ। मतलब डेलीगेशन करने का फायदा क्या है, देखो आप खुद को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए मैं 100 कर सकता हूं, तो अगर मैं डेलीगेट कर पाया तो मैं शायद 150 कर पाऊंगा। अगर मैं 3 लोगों को डेलीगेट कर पाया तो उतने मल्टीप्लिकेशंस में मैं कर पाऊंगा। हो सकता है कि वो काम आप 100% करें, अगले वाला 70% ही करे, बट यू हैव टू स्टार्ट, बिकॉज बिग पिक्चर में तो आप मिस कर दोगे। तो इसका फायदा क्या है, मल्टीप्लाइंग प्रोडक्टिविटी। डेलीगेशन इज लाइक मल्टीप्लाइंग योरसेल्फ। इंस्टेड ऑफ 1 पर्सन वर्किंग 10 आवर्स, सिंपल कैलकुलेशन है, इंस्टेड ऑफ 1 पर्सन वर्किंग 10 आवर्स, यू हैव 5 people each contributing and that's 50 hours of productivity। इसके ज्यादा, इससे ज्यादा मैं अभी आपको क्या बोलूं। बेटर डिसीजन मेकिंग 2 heads, मतलब कि आर बेटर देन 1, मतलब ज्यादा लोग जितने अथॉरिटी में रहेंगे उतना आपकी कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि ज्यादा लोग डिसीजन ले पाएंगे। व्हेन यू डेलीगेट डिसीजन मेकिंग पावर appropriately you get diverse input and often better decision। अच्छा है आपकी कंपनी के लिए। एम्पावर्ड प्रोएक्टिव टीम, ये जो आप डेलीगेशन करोगे आपकी टीम प्रोएक्टिव बन जाएगी। टीम मेंबर्स विल स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव्स, वो बोलेंगे सर ये करते हैं वो करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाएंगे और इवन स्टार्ट डेलीगेटिंग अमंग देमसेल्फ। अगर आप डेलीगेटिंग करते हो तो वो भी आगे डेलीगेट करना धीरे 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 सीख जाएंगे। लेकिन अगर एक लीडर ही कुछ डेलीगेट नहीं करता है तो वो पनपेगा नहीं नीचे तक और लोग ज़्यादा नीचे डेलीगेट नहीं करेंगे। लीडरशिप पाइपलाइन, व्हेन यू डेलीगेट एंड डेवलप योर टीम यू आर इसेंशियली बिल्डिंग फ्यूचर लीडर्स। बहुत सुंदर है। बहुत बार मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में पूछते हैं कि सर ये एस्पायरिंग लीडर और लीडरशिप सक्सेशन प्लानिंग कैसे हम लोग करें। मैं एक सवाल उन सबसे पूछना चाहता हूं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके उत्तराधिकारी तैयार हो आपकी कंपनी में, आपके एब्सेंस में लोग काम करें, या आप
कि कंपनी को स्केलेबल बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके उत्तराधिकारी हो, सक्सेशन प्लानिंग हो, तो सबसे पहला सवाल है कि आप डेलीगेट करते हो। क्योंकि आप डेलीगेट नहीं करोगे तो लीडरशिप पाइपलाइन कभी तैयार नहीं होगी, उनको पता ही नहीं चलेगा, वाई नहीं पता चलेगा, व्हाट नहीं पता चलेगा, हाउ पता नहीं चलेगा, एंड दैट इज द रीजन लीडरशिप पाइपलाइन डेवलप नहीं होगी। तो डेलीगेशन से लीडरशिप पाइपलाइन तैयार होती है। पर्सनल ग्रोथ एंड विजन विथ मुंडन टास्क ऑफ योर प्लेट, इमेजिन फाइनली हैविंग टाइम फॉर हाई वैल्यू एक्टिविटीज। डेलीगेशन करने से आपके पास समय रहेगा और वो समय आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों के लिए डेवलप कर पाओगे। सोचिए ना, लीडरशिप में अगर आपके पास समय है तो आप नई किताबें पढ़ सकते हो, स्ट्रैटेजिक विजन बना सकते हो, आपके लिए कोई ट्रेनिंग कर सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है। मास्टरिंग डेलीगेशन ट्रांसफॉर्म्स द लीडर्स लाइफ एंड द टीम्स परफॉर्मेंस बाय लेटिंग गो ऑफ द स्मॉल थिंग्स यू विल गेन बिग आउटकम। जाने दीजिए वो छोटी छोटी चीज़ें, सारा कुछ आपके टेबल पे आप ले लेते हो, मैं करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी पिक्चर आप मिस कर रहे हो, वो बस चली जाएगी, आप पीछे रह जाओगे। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब डेलीगेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। ये बहुत सिंपल सा टूल किट है। क्या है देखिए, ये 7 स्टेप में आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला, आइडेंटिफाई व्हाट टू डेलीगेट। सबसे पहले आपके सामने मान लीजिए 10 काम है, 20 काम है, तो कौन से काम को डेलीगेट करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो हाइसेनहोवर मैट्रिक्स है, मेरी जो किताब है द विनिंग एज, उसका टाइम मैनेजमेंट चैप्टर है, उसमें भी मैंने ये मैट्रिक्स समझाया है। आज इस वीडियो में भी आपको फिर से समझाता हूँ। ये बेसिकली बहुत सिंपल है कि कौन से काम ज़रूरी है वो आपको करने हैं, कौन से काम ज़रूरी नहीं है, जो आपके बिना भी चल सकते हैं, वो दूसरों को देने हैं। तो ये आगे समझेंगे, अभी के लिए समझ लीजिए। आइडेंटिफाई व्हाट टू डेलीगेट। सबसे पहले सवाल पूछना है, मेरे सामने आज ये 20 टास्क है, इसमें से मैं कौन से काम डेलीगेट करूं और कौन से खुद करूं। जो काम डेलीगेट करने हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करना है देखेंगे। दूसरा स्टेप क्या है, सिलेक्ट द राइट पर्सन। राइट पर्सन आपको चूज करना है, राइट पर्सन आपको, हाँ। तो दूसरा पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाइंग द राइट पर्सन। यू हैव टू कंसिडर स्किल, किसमें कौन सी स्किल है, कौन सा एक्सपीरियंस है, किसके पास कितना वर्कलोड है, और इवन डेवलपमेंट गोल किसके क्या है। हु हैज़ द एबिलिटी एंड कैपेसिटी, हु विल बेनिफिट विद दिस टास्क। मैं किसको ये टास्क दूंगा तो किसको ज़्यादा उसका फायदा होने वाला है। डोंट ऑलवेज डंप द टास्क ऑन द बिजिएस्ट और मोस्ट कैपेबल मैन। ये बहुत बड़ी गलती है आप कर बैठते हो। व्हेन आइडेंटिफाइंग द राइट पर्सन, आप एक ही पर्सन पे इतना सारा टास्क डंप कर रहे हो, एक ही आदमी को इतना दे रहे हो, क्योंकि आप खुद को ये समझा चुके हो कि मेरे पास 10 लोग हैं लेकिन सबसे अच्छा काम यही बंदा करेगा, तो उसके ही आंग पे आप सारा डंप करने लगते हो और बिजिएस्ट पर्सन और कैपेबल पर्सन पे ये करने लगते हो। इससे क्या होगा, जो स्टार प्रोफेशनल है जिसके ऊपर आप ये काम डेलीगेट कर रहे हो, वो धीरे धीरे वो भी बर्नआउट फील करेगा। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप जो एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है, जो नए बच्चे आपके ऑफिस में हैं, उनको डेलीगेट काम नहीं करते हो, तो ये भी काफ़ी गलत है, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तीसरा हमारा है क्लियरली कम्युनिकेट द टास्क एंड एक्सपेक्टेशन। ओके, आपको समझाना पड़ेगा कि जो मैं टास्क दे रहा हूँ वो क्या है, वो क्यों करना है, द डीप पर्पस, वो कब करना है, कैसे करना है। ये सारे 5 W's जो है, क्या क्या है देखिए 5 W में आपको समझाता हूँ। सबसे पहला है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये करना क्यों जरूरी है हमारे लिए। दूसरा हु इज इन्वॉल्व, ये इसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा ये टास्क में। उसके बाद व्हेन, इसका डेडलाइन क्या है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। वेयर एंड हाउ भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि लोकेशन क्या है, प्रोसेस क्या है उसका, और हाउ मतलब ये कैसे खत्म होगा, ये सारा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद है आपका स्टेप 4, ग्रांट अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज। एम्पावर द पर्सन विद अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज यूजिंग राशि मैट्रिक्स। अभी राशि मैट्रिक्स क्या है हम लोग आगे देखने वाले हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, आपको अथॉरिटी देना पड़ेगा, रिसोर्सेज भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने काम दे दिया उसको रिसोर्सेज ही नहीं दिए। मान लीजिए काम दिया और काम के लिए पैसे लगने वाले हैं, आपने पैसे ही नहीं दिए, क्या वो काम खत्म होगा? नहीं होगा। आपने काम दे दिया, उसके लिए लोग लगने वाले, आपने लोग ही नहीं दिए, क्या वो हो सकता है? तो ये सारे रिसोर्सेज और अथॉरिटी आपको दोनों उनको देना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद आपका सेट चेक इन पॉइंट्स एंड माइलस्टोन्स। आपको अगर 1 महीने का प्रोजेक्ट है
तो चेक इन पॉइंट्स और माइलस्टोन्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि मान लीजिए 25% ये प्रोजेक्ट होने के बाद ये पहला माइलस्टोन है, 50% होने के बाद दूसरा माइलस्टोन है, 75% के बाद तीसरा माइलस्टोन है और 100% के बाद हमारा आखिरी माइलस्टोन है। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं, छत्रपति संभाजी नगर से पुणे जाने लगते हैं, तो बीच बीच में आता है पुणे 50 किलोमीटर, पुणे 75 किलोमीटर, पुणे 25 किलोमीटर। तो ये क्या है, ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। और उसके बाद स्टेप 6 है, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा और आपको कोच बनना पड़ेगा। प्रोवाइड गाइडेंस एंड इमोशनल सपोर्ट थ्रू आउट द प्रोसेस। बहुत बार मैंने देखा है कि काम तो दे देते हैं लेकिन क्या होता है, सपोर्ट नहीं मिलता। दोस्तों डेलीगेशन मतलब डिसअपियर हो जाना नहीं, डेलीगेट कर दिया काम और आप गायब हो गए, ये ऐसा नहीं होता है। आपको माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना है। हाँ ये सही है कि जैसे मराठी में बोलते कि लुडबुड करू नका, तो उसमें आप बार बार जाके माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकते, जाके कितना हुआ कैसे हुआ दिखाओ। एक बार काम दे दिया तो माइक्रो मैनेजमेंट मत कीजिए, बट इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप देखो ही नहीं, आप उसको चेक ही नहीं। आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि कितना आपको उसमें इंटरफेयर करना है और कितना आपको छोड़ देना है। ये बैलेंस एटीट्यूड काफ़ी काम का है। बहुत बार आपको बीच बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी अप्रोच करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कुछ प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम है तो सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत बार टीम डाउन हो सकती है, वो काम नहीं हो रहा है, उनको इमोशनल बैकिंग देना पड़ेगा कि हाँ यार ये काम तो मुश्किल है बट हम कैसे उसको कर सकते हैं, ये आपको पूछना पड़ेगा। और हमेशा एक इमोशनल सपोर्ट आपको देना पड़ेगा। एज अ कोच आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आप बोल सकते हैं, आई नो दिस इज चैलेंजिंग बट आई बिलीव इन यू, आई एम हियर इफ़ यू नीड एनी हेल्प वर्किंग थ्रू दिस इशू। बहुत ज़रूरी है ये सब लाइन्स। उसके बाद लास्ट है, जब ये टास्क खत्म हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि खत्म हो गया चलो दूसरा टास्क है। दोस्तों अगर वो काम सही तरीके से किया है, अच्छी तरीके से किया है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि फीडबैक देना और रिकॉग्नाइज करना। फीडबैक कैसे देना है, फिर से ये कला है, वो भी आप वीडियो सर्च कर सकते हैं मेरे कि फीडबैक कैसे देना है। लेकिन यहाँ पे समझना पड़ेगा कि फीडबैक देने के बाद उसको रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा। काम हो गया, आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, गलत है। मैं तो कहता हूँ सेलिब्रेट कीजिए, अगर वो टास्क बड़ी है सेलिब्रेट कीजिए, मेडल दीजिए, ऑफिस के टीम के सामने उस एम्प्लॉय को, उस टीम मेंबर को अप्रिशिएट कीजिए, तब जाके उसका मोरल बूस्टअप होने वाला है। आप अगर ये सब नहीं करोगे, रिकॉग्निशन नहीं करोगे, प्रेज नहीं करोगे, तो शायद उसका मोरल डाउन हो जाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी केस में अगर वो टास्क ख़त्म नहीं किया है, अगर टास्क वो सही तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, गलत किया है, तो फीडबैक्स देना बहुत ज़रूरी है उसको कि कैसे ये काम सही तरीके से हो सकता था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब अगर आपको ये सारा डेवलप करना है, अगर आपको डेलीगेशन सीखना है, तो इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हो सकते हैं, इसके बहुत सारे टूल किट्स हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2-3 टूल किट ज़रूर सिखाऊंगा, लेकिन डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताइए कि आपको डेलीगेशन की डिटेल्स, फ्रेमवर्क और मॉडल्स चाहिए। क्या क्या मॉडल हो सकते हैं? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कौन सा काम डेलीगेट करना है, उसके लिए आपको हाइसेनहोवर मैट्रिक्स समझना पड़ेगा। ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हाइसेनहोवर मैट्रिक्स। ये समझने से आपको पता चलेगा कि कौन सा काम मुझे डेलीगेट करना है। तो ये टूल से क्या होता है, समझ पाते हो कौन सा काम मुझे डेलीगेट करना है। राशि मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्लियरिटी आ जाती है कि ये काम किसको दिया है, कौन अकाउंटेबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। आज के वीडियो में ये सिखाऊंगा, ये भी आपको सिखा दूंगा। और क्या टूल्स है, देखिए ये 7 लेवल ऑफ डेलीगेशन है, ये भी मैं आपको सिखा सकता हूँ कि डेलीगेशन के बेसिकली 7 लेवल्स होते हैं कि आपको सामने वाला कितना अनुभवी टीम मेंबर है उसके हिसाब से लेवल चूज़ करनी पड़ती है। मान लीजिए बहुत फ्रेशर है तो लेवल 1 से जाना पड़ेगा, अगर ये एक्सपीरियंस है तो आपको उस तरीके से जाना पड़ेगा। तो ये भी आपको कुछ मैं आपको इसके भी बता देता हूँ, और सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल भी आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा ताकि आपको पता चल पाए कि ये फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। ये फ्रेमवर्क्स को आप डिटेल में सीख सकते हो। तो डेलीगेशन करने के लिए बहुत सारे टूल्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला। आप समझते हैं हाइसेनहोवर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बहुत ज़रूरी है कौन से कामों को डेलीगेट करना है ये समझने में। ये क्या होता है, देखिए इसमें 4 क्वाड्रेंट्स दिए हुए हैं, 1 बाय 1 इसको समझते हैं। ये आइसबर्ग है हमारा, आइसबर्ग के ऊपर क्या है देखिए, और ये आइसबर्ग के नीचे क्या है देखते हैं। आइसबर्ग के ऊपर सबसे पहले हमारा
अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी टास्क है। ऐसा कोई काम जो अर्जेंट है, जो तुरंत करना ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, दैट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन एंड आर क्रिटिकल टू सक्सेस, दिस शुड बी डन फर्स्ट। अभी ये कामों को आपको डेलीगेट नहीं करना है, क्योंकि अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, फटाक से उसको ख़त्म करना है, क्योंकि इसको आप डिले आपको नुकसान दे सकता है। दूसरा क्या है, देखिए, ये अर्जेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे काम है कि आज नहीं किया तो चलेगा, लेकिन ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये करना तो पड़ेगा लेकिन अभी नहीं किया तो चलेगा, तो ये इसको आप डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू डेलीगेट टू अ पर्सन हु इज़ मोर कैपेबल। ये आप किसी को भी नहीं कर सकते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आइसबर्ग के नीचे जो काम है ये तो डेफिनेटली आपको डेलीगेट करने ही करने हैं, खुद करने ही नहीं है। कितना भी आपको लगेगा कि मैं करता हूँ, मैं अच्छे से करता हूँ, हाथ जोड़ के आपको मैं बोल रहा हूँ लीडर्स, मत कीजिए ये काम, ग्रोथ आपकी स्टॉप हो जाएगी इससे। ये क्या है, अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, मत कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट भी होगा, कोई आपके ऑफिस में और है, उसको डेलीगेट करना है। और ये क्या है, ये काम अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको तो छूना भी नहीं है, आपको इससे दूर रहना है। ये हो गया आपका आइसोनोवर मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आई होगी बात कि ये पहला तो जो भी आपके सामने मान लीजिए 10 काम है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स में डाल दीजिए कि अर्जेंट कौन से है और इम्पॉर्टेंट कौन सा है, नॉट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कौन सा है, अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये क्वाड्रेंट में आप डाल दीजिए। और जैसे मैंने बोला आइसबर्ग के नीचे है, ये सारे डंप कर दीजिए, मतलब डेलीगेट कर दीजिए। ये वाला है, ये कैपेबल इंसान को, जो आपका बेस्ट पर्सन है ऑफिस में, उसको डेलीगेट कीजिए, और ये वाला आप खुद कर सकते हैं। अब चलते हैं राशि मैट्रिक्स के ऊपर। राशि मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, देखिए, राशि स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड एंड इन्फॉर्म, दैट इज बेसिकली द फुल फॉर्म। इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, राशि मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, जब भी काम आप कोई डेलीगेट करते हो, उस काम में जितने भी, उस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग हैं, इनको ये 4 क्वाड्रेंट्स में आपको डाल देना है। ये 4 क्वाड्रेंट्स कौन से हैं, देखिए, ये 4 क्वाड्रेंट्स है, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड और इन्फॉर्म। एक एग्जाम्पल के तौर पे पिक्चर लेते हैं। एक मान लीजिए आपका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए आपको कॉलेजेस में विजिट करना है, और कॉलेजेस में विजिट करके सेमिनार्स के डेट्स प्रिंसिपल्स से लाने हैं। मान लीजिए ये सारा प्रोजेक्ट है, आप ये मान लीजिए कोई एक सिटी के लिए करना चाहते हो, तो ये प्रोजेक्ट जैसे ही आप सोचते हो, डिफाइन करते हो, अभी आपको डेलीगेट करना है आपकी टीम को। तो जो लोग इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबल मतलब ये लोग जो डूअर्स है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो एग्जीक्यूटर्स है, जो जाके एक्चुअल में फील्ड पे जाके प्रिंसिपल से बात करेंगे, डेट्स लेके आएंगे, सेमिनार्स करेंगे, ये लोग आपके हो गए रिस्पॉन्सिबल लोग। तो जो भी लोग जो डूअर्स है, जो एक्चुअली ये काम करने वाले हैं, ये सारे ये क्वाड्रेंट में आ गए, उनको यहाँ पे डाल दीजिए। दूसरा, अकाउंटेबल यानी हो सकता है आपका टीम लीडर हो सकता है कि जो ये टीम को लीड कर रहा है। अकाउंटेबल कौन है, देखो, द पर्सन हु इज अल्टीमेटली आंसरेबल फॉर द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। वो डिनाई नहीं कर सकता, दैट पर्सन, उसके हाथ में है, उसका काम है। दिस रोल इज ऑफन असाइन टू द प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे वो टीम लीडर हो सकता है। ये कौन है, कंसल्टेंट कौन है, कंसल्टेंट मतलब आपके टीम के जो बॉसेस है, जो आपके एक्सपीरियंस लोग हैं, जो उस क्षेत्र में एक्सपर्टीज है, इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और जो अकाउंटेबल लोग हैं, उनको अगर कुछ डाउट आता है, उनको अगर कुछ दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो ये कंसल्टेंट के लोगों से बात कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे वो लोग डाल दीजिए जो मदद कर सकते हैं, जो सपोर्ट कर सकते हैं, जो कोच कर सकते हैं, जो गाइड कर सकते हैं। और जो इन्फॉर्म वाला जो कैटेगरी है, ये कौन है, इंडिविजुअल्स हु नीड टू बी केप्ट अपडेटेड ऑन द प्रोग्रेस और डिसीजन। मतलब वो जो बंदा है, वो सारे पिक्चर को ऊपर से देख रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बेसिकली, और वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करेगा, इज द अल्टीमेट पर्सन जिसको ये सब पता होना चाहिए, जो लूप में होना चाहिए। ये आपका इन्फॉर्म है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई काम को डेलीगेट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट को डेलीगेट करते हैं, अगर आपने इस तरीके से क्वाड्रेंट में लोगों को डाल दिया, इसी को राशि मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको अगर आपने क्वाड्रेंट में डाल दिया, तो इससे आपको मदद हो जाएगी कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में। बहुत बार गड़बड़ क्या हो जाती है, देखिए ना, काम को असाइन करने के बाद पता ही नहीं चलता कौन अकाउंटेबल है। आप रिस्पॉन्सिबल लोगों को फ़ोन कर करके पूछने लगते हो क्या हुआ क्या हुआ। अकाउंटेबल पर्सन वहाँ पर निवांत बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, और कंसल्टेंट लोगों को तो पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो ये गड़बड़ ना हो, इसलिए ये राशि मैट्रिक्स है, काफ़ी
कारगर ये मैट्रिक्स है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगले वाले टूल पे चलते हैं, और कौन से टूल है जिससे हमें मदद मिलती है डेलीगेशन करने के लिए। हाँ, अब डेलीगेशन जब करते हो, मैंने क्या बोला कि डेलीगेशन के अलग अलग लेवल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि डेलीगेशन करना है मतलब सबके साथ सेम मेथड फॉलो करनी है डेलीगेशन की, ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए मेरे कंपनी में अगर एक लेडी है, मान लीजिए पूजा नाम है उसका, और पूजा पिछले 10 सालों से मेरे साथ काम करती है, तो उसके साथ जो मेरा डेलीगेशन का लेवल होगा वो अलग लेवल का होगा। और मेरे ऑफिस में एक फ्रेशर है जो इंटर्न है, जो अभी ज्वाइन हुआ है 2 महीने पहले, मुझे अगर पूजा को काम देना है और मुझे अगर ये इंटर्न को काम देना है, तो दोनों को जो मैं काम दूंगा उनके लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं। या बीच में अगर कोई है प्रोफेशनल जो 2 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, उसको काम देने के लिए अलग लेवल हो सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से 7 लेवल हो सकते हैं, 7 प्रकार के लेवल हो सकते हैं। इसको अपन डिटेल में समझते हैं। ये लेवल्स सबके साथ अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे पहला है आपका टेल वाला लेवल, लेवल 1 होता ही है, सबसे बेसिक वाला लेवल होता है। जैसे मैंने बोला इंटर्न को अगर आपको बताना है या कोई फ्रेशर को, सबसे पहला लेवल है द लीडर मेक्स द डिसीजन। मैं डिसाइड करता हूँ क्या करना है और उसको बताता हूँ कि ये करना है, डायरेक्टिव लीडरशिप है, ये खत्म करना है कल तक। तो ये लेवल 1 हो गया, सिंपल है, समझने में आसानी है। देखिए लेवल 1 समझते हैं पहले और लेवल 7 समझते हैं। लेवल 7 क्या है? द टीम टेक्स फुल ओनरशिप। जैसे मैंने बोला पूजा 10 साल से मेरे साथ काम करती है, तो पूजा ही मेरे को बताती है कि ऐसा अपने को करना है और आप मुझे परमिशन दीजिए, डिसीजन मेकिंग दे दीजिए। द टीम टेक्स फुल ओनरशिप ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद द लीडर स्टेपिंग बैक कंप्लीटली, एंड दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेलीगेशन। लेवल 7 जो बोलता है यू ट्रस्ट द टीम एंटायरली, आप उस पर ब्लाइंडली विश्वास करते हो और यू डोंट इवन नीड टू बी इन्फॉर्म फॉर द डिटेल। आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है, बस एक फ़ोन आता है ये करना है सर, आप बोल देते हो हाँ कर दीजिए। दैट इज द लेवल 7 ऑफ डेलीगेशन। एंड लेवल 1 क्या है? आपको डायरेक्टिव है, उसको बोलना है ये करना है। इसके बीच में देखेंगे अभी क्या क्या है। लेवल 2 जो है ये आपका सेल है। सेल मतलब क्या है कि यू डिसाइड, मतलब मैं पहले सोचता हूँ कि ये करना है, एंड यू सेल योर डिसीजन टू द टीम। आप टीम को कन्विंस करते हो, बताते हो कि हमें इस तरीके से करना है। स्लाइटली टीम का इन्वॉल्वमेंट होता है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, बट टीम डिसाइड नहीं करती है। टीम को आपको कन्विंस करना है, सेल करना है कि ये करना है अपने को, ऐसा तरीके से करना है, थोड़ा बहुत मोटिवेट करके। तो ये आपका लेवल 2 हो सकता है। लेवल 2 किसके साथ हो सकता है? ये बेसिकली 6 महीने हो गए, 1 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, उनको लेवल 2 का डेलीगेशन हो सकता है। लेवल 3 का डेलीगेशन क्या होता है? देखिए लेवल 3 का है कंसल्ट वाला। यू आस्क द टीम फॉर द इनपुट बिफोर यू डिसाइड। आपने सोचा है लेकिन आप टीम को बोलते हो कि चलो कल मीटिंग करते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, और कंसल्ट करते हो आप टीम के साथ, एंड देन यू मेक द डिसीजन। तो ये बेसिकली हो सकते हैं 1, 2, 2.5 साल वाले लोग, जिससे आप कंसल्ट कर करके डेलीगेशन कामों का कर रहे हो। चौथा क्या है? ये लेवल 4 है, एग्री है। यू एंड योर टीम डिस्कस एग्री ऑन अ डिसीजन टुगेदर, और आप साथ में बैठते हो, साथ में डिसाइड करते हो, साथ में एग्री करते हो और काम में लग जाते हो। ये आपका लेवल 4 है। लेवल 5 क्या है? लेवल 5 को एडवाइस बोलते हैं। यहाँ पे डेलीगेट भी बोला है, डेलीगेट नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ एडवाइस। एडवाइस नाउ एडवाइस में क्या होता है? यहाँ पे टीम डिसाइड करती है, दे डिसाइड बिफोर फाइनलाइजिंग। ये आपको पूछते हैं कि सर कुछ एडवाइस होगा तो आप मुझे बताइए, हमें ये चीज़ करनी है। तो ये हो गया आपका लेवल 5 वाला डेलीगेशन। लेवल 6 वाला क्या होता है? लेवल 6 मतलब पूजा के पहले, मतलब जो पूजा का एग्जांपल मैंने दिया था, जो सबसे आखिरी वाला है, उसके पहले जो लोग हैं जो 7 साल से 8 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, जिनको पता है, उनको बस आपको एम्पावर करना होता है। एम्पावर करना होता है, दे डिसाइड देयर ओन, वो खुद सोचते हैं, काम को शुरू करते हैं, वो बस आपको पूछते हैं। आपका काम होता है उनको मोटिवेट करना, आपका काम होता है उनको समझाना और आगे लेके जाना। तो दोस्तों इस तरीके से लेवल 7 होते हैं। ये लेवल 7 बेसिकली क्या होता है? लेवल्स ऑफ डेलीगेशन है। मतलब डेलीगेशन करना सबके लिए सेम लेवल नहीं होता है। फ्रेशर है आपका बहुत जूनियर लेवल का एम्प्लॉय है, उसको लेवल 1 से आपको डेलीगेट करना है डायरेक्टिव लीडरशिप के साथ। लेवल 10 मैंने जैसे आपको बोला, और बीच में यू हैव टू डिसाइड। तो डेलीगेशन के इस तरीके से लेवल्स होते हैं। चलिए, और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बट आपको बस थोड़ा हल्का फुल्का बता देता हूँ। देखिए मोका नाम का एक फ्रेमवर्क है, काफ़ी फेमस है, इसके ऊपर भी आप डीप रिसर्च कर सकते हो। मोका स्टैंड्स फॉर मैनेजर ओनर कंसल्टेड
हेल्प एंड अप्रूवर, ये बेसिकली जिस तरीके से राशि मैट्रिक्स मैंने बताया था उसी तरीके से मोका फ्रेमवर्क को भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। रैपिड फ्रेमवर्क है उसको भी काफ़ी यूज़ किया जाता है डेलीगेशन में। रिकमेंड, एग्री, परफॉर्म, इनपुट, डिसाइड, ये सारे फ्रेमवर्क्स बेसिकली आप इसको कर सकते हो। अब होता क्या है, अब डेलीगेशन आप सीख गए, क्यों ज़रूरी है सीख गए, क्यों करना है ये सारा कुछ आप सीख गए। अब दोस्तों दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि जब आप डेलीगेट करते हो तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स आप ज़रूर करते हो। ये कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, चलिए वन बाय वन इसको समझते हैं। पहला मिस्टेक आप करते हो माइक्रो मैनेजिंग आफ्टर डेलीगेशन। अगर काम दे दिया है तो उसमें माइक्रो मैनेजिंग करने की ज़रूरत नहीं। मैंने क्या बोला, डिसअपियर भी नहीं होना है और मराठी में जैसे मैंने बोला लुड़बुड़ भी नहीं करना है, आपको बैलेंस तरीके से रहना है। तो माइक्रो मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है, एक बार काम डेलीगेट कर दिया है तो उसको करने दीजिए, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारा है एब्डिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम डिसअपियर हो जाते हैं, हम गायब हो जाते हैं और बोल देते हैं कि इट्स योर्स, मतलब अभी मैंने काम दिया है तेरे को करना है। तो ये भी थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अगर आपने उसको काम दिया है तो थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट करना, उसको थोड़ा सा समझाना भी ज़रूरी है। तीसरी मिस्टेक आप करते हो अनक्लियर डेलीगेशन। डेलीगेशन कर दिया है, आप बोलते हो फिर भी काम नहीं कर रहे। यार उसको वाई व्हाट व्हेन समझाया था क्या, उसको डिटेल में समझाया था क्या, लिख के समझाया था क्या, मेल किया था क्या। सारा कम्युनिकेशन अगर चैनल आपका सही है, सही तरीके से आइडेंटिफाई पर्सन भी आपने किया था, काम भी आइडेंटिफाई किया था, व्हाट वाई व्हेन वो सारे WH सब किए थे, तो अनक्लियर डेलीगेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से भी डेलीगेशन में गलतियाँ हो जाती है। चूजिंग द रॉन्ग टास्क और द रॉन्ग पीपल टू डेलीगेट। बहुत बार ऐसा होता है कि एक टास्क आप किसी ऐसे को असाइन कर देते हो जो काबिल ही नहीं है, वो करने के लायक ही नहीं है। और बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि आप कोई टास्क ऐसे पर्सन को असाइन कर देते हो जो पर्सन वो काम के लिए ठीक नहीं है, वो कैपेबल नहीं है या बहुत बिजी है, उसको भी आप डेलीगेट कर देते हो। ये गलती आपको नहीं करनी। फेलिंग टू अपडेट एंड इन्वॉल्व स्टेक होल्डर्स। अब बार बार स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, ओके, अपडेट्स लेना ज़रूरी है, ये भी बहुत बड़ी गलती करती है। नॉट एडजस्टिंग योर लेवल ऑफ डेलीगेशन ओवर टाइम। मैंने क्या बोला, एडजस्टिंग योर लेवल कौन से, हमारे 7 लेवल है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए वो 10 साल वाली पूजा, उसको भी मैं अगर लेवल 1 तरीके से डेलीगेट करूंगा तो क्या वो इन्वॉल्व फील करेगी? शी विल नॉट लाइक, राइट। तो ये एडजस्ट करना है आपको, लेवल कौन सा है, मैं किसको काम डेलीगेट कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरे को लेवल मेरा एडजस्ट करना है। इग्नोरिंग द आउटकम जो आता है डेलीगेशन के बाद, जो आउटपुट आता है उसको इग्नोर नहीं करना है। अच्छा हुआ तो प्रेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो फीडबैक देना ज़रूरी है। और डेलीगेटिंग ओनली ड्रस्ड वर्क, मतलब कि यहाँ पे आपको समझना है कि जो आप काम डेलीगेट कर रहे हो वो सारा इस तरीके से काम डेलीगेट करना है जो मैंने आइजनहोवर मैट्रिक्स समझाया था उस तरीके से आपको करना है। चलिए, जैसे मैंने आपको बोला ये कुछ केस स्टडी है। कंपनी इम्प्लीमेंटेड द मोका फ्रेमवर्क टू क्लैरिफाई रोल्स इन द प्रोजेक्ट बाय डिफाइनिंग हु वाज द मैनेजर, ओनर, कंसल्टेंट, हेल्प, अप्रूवर। दे इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन लीडिंग टू 30%। ये तो लाजमी है कि प्रोजेक्ट डेलीगेशन से आपका रिजल्ट बढ़ता ही बढ़ता है। एक रैपिड नाम का काफ़ी फेमस फ्रेमवर्क है, इसको भी आप सीख सकते हो, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। तो अगर आपको दोस्तों शिफ्ट करना है एज ए लीडर, अगर ये आपको कला सीखनी है तो आपको आपके माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा, आपके माइंडसेट को तैयार करना पड़ेगा कि यार मुझे अभी डेलीगेट करना है, तभी जाके मेरी ग्रोथ होने वाली है। तो सबसे पहला आपको समझना है कि आपको आपका ईगो वर्सेस जो ट्रस्ट है, मूविंग फ्रॉम आई एम द ओनली वन हु कैन डू दिस राइट, यहाँ से मूव होके आपको बोलना है माई सक्सेस इज मल्टीप्लाइड थ्रू द टीम। अगर मुझे कुछ बड़ा करना है तो मुझे टीम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मेरे काम को मल्टीप्लाई करना है। दूसरा, जैसे मैंने बोला, लेटिंग गो ऑफ द परफेक्शन, जो टैग है ना परफेक्शन का, आई एम द परफेक्ट, आई एम द परफेक्ट, खुद को आमिर खान समझते हो क्या? ये सब छोड़ दीजिए, ये आपको मदद नहीं करेगा। डन इज बेटर देन परफेक्ट, क्या है? डन इज बेटर देन द परफेक्ट। होना ज़रूरी है परफेक्ट होने से। परफेक्ट मीन्स इट्स ओनली गेट्स डन बाय यू। और ये हीरो टू कोच, आप जो हीरो बनते हो ना, वन मैन आर्मी, रजनीकांत की तरह खुद को फील करते हो, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ फ्रॉम हीरो टू कोच। कोच बनना पड़ेगा। फियर्स टू एस्पिरेशन, डर जो लगता है ना, फियर ऑफ, जैसे मैंने बोला लूजिंग कंट्रोल, ये आपको शिफ्ट करना पड़ेगा कि मेरी टीम को मेरे को अगर सफिशिएंट बनाना है तो ये मेरे को डर छोड़ के मेरी टीम को डेलीगेशन करना ही है।
इमोशनल रिवॉर्ड्स, ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी जो आपके मन में आती है, ये आपको चेंज करना है और आपको जॉब सेटिस्फैक्शन, टीम के सक्सेस, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस के लिए डेलीगेट करना है। तो दोस्तों ये सारे फायदे ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं, ये सारे अगर आप करते हो तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन बीइंग अ लीडर हु डेलीगेट्स। अब जाते जाते थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे और वीडियो का एंड करेंगे, कंक्लूजन पे हूँ तो कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। इतनी सारी बातें हमने कर दी डेलीगेशन के ऊपर, चलिए कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज द वन टास्क ऑन योर प्लेट राइट नाउ दैट समवन एल्स कुड डू। आज अभी से ये वीडियो खत्म होने के बाद टेबल पे जाइए और पूछिए कि मेरे टेबल पे, मेरे प्लेट में ऐसी कौन सी टास्क है जो कोई और कर सकता है। पहला सवाल आपके लिए रिफ्लेक्शन के लिए। दूसरा सवाल आपके लिए, बी ऑनेस्ट, व्हाट रियली होल्डिंग यू बैक फ्रॉम डेलीगेटिंग। क्या रोक रहा है, पूछिए खुद को, लिखिए क्यों मैं डेलीगेट नहीं कर पाता हूं। इतना बड़ा वीडियो देखने के बाद भी अगर आप इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हो तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तीसरा, थिंक ऑफ अ पर्सन ऑन योर टीम हु कुड टेक ऑन दैट टास्क। मेरे टीम में ऐसा कौन सा टीम मेंबर है जो ये टास्क मैं उसको दे सकता हूँ। व्हाट्स वन थिंग यू आर डूइंग दैट इजंट द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम एज अ लीडर। ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसे कौन से काम आप कर रहे हो कि जो आपने नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, वो आपको भी पीछे खींच रहा है, आपके टीम को भी। 1 से 10 में आपको खुद को रेट करना है कि आप कितना डेलीगेट करंटली कर रहे हो। अवेयरनेस की एक्सरसाइज है। 3 टास्क आप जाके लिखिए कि आप इस वीक में कौन से 3 टास्क है जो डेलीगेट करना चाहते हो। यूज द डेलीगेशन चेकलिस्ट। मैंने जो आपको चेकलिस्ट दी थी उसको फॉलो कीजिए। लिस्ट द मेजर थिंग्स यू डिड पास्ट वीक। पिछले वीक में आपने क्या क्या गलतियां की और आज अभी से मैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ रहा हूँ मेरे टीम के बेटरमेंट के लिए। दोस्तों डेलीगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन मुश्किल कला है। सुनने में काफ़ी आसान लगता है लेकिन डेलीगेशन प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बनोगे। डेलिबरेटली एवरीडे कीजिए, फियर्स वगैरह सब भूल जाइए। मैंने क्या बोला था, डेलीगेशन इज लाइक इन्वेस्टिंग। इसके डिविडेंड्स, इसके रिटर्न्स कंपाउंडिंग इफेक्ट में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। आज समय की कीमत बहुत ज़रूरी है। इस समय का सही तरीके से उपयोग कीजिए, स्ट्रैटेजिक विजन में कीजिए, लर्निंग में कीजिए और जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है आइसोनोवर मैट्रिक्स में देख के अपनी टीम को डेलीगेट कीजिए, क्योंकि आर्ट ऑफ डेलीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप भी डेलीगेशन सीखना चाहते हो, अगर आप आपके टीम मेंबर्स को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आपके कंपनी में ये ट्रेनिंग हम लोग करेंगे, आपके टीम को सशक्त बनाएंगे। मेरा मिशन है दोस्तों, भारत को और सशक्त बनाना है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को और एम्पावर करना है। और इस मिशन में मेरा साथ दीजिए। और ऐसे कौन से टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे, डीप एनालिसिस करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू। जय हिंद।